फ्रेंड्स, मैं शेफाली वर्मा एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूं जो शायद आपको थोड़ी असहज करे, लेकिन जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो सोचता है कि उसके बैंक में पैसा है तो वो सुरक्षित है। आज की तारीख है 25 मई 2026 और अभी जो हो रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 मई 2026 को 96.72 पर था और पिछले 12 महीनों में रुपये की कीमत 13% गिर चुकी है। जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में 100 रुपये थे तो उनकी असली ताकत अब सिर्फ 87 रुपये रह गई है। और ये सिर्फ एक फॉरेक्स की खबर नहीं है, ये सीधे आपके घर पर, किराना के बिल पर, पेट्रोल की टंकी पर और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर असर डाल रही है। अब सवाल ये नहीं कि रुपया कब वापस आएगा, असली सवाल ये है कि अगर ये सिस्टम कमजोर पड़ता रहा तो आपके पास वो क्या है जो तब भी काम करेगा जब पैसा काम करना बंद कर दे। यही वो सवाल है जो आज मैं सेल्फ फंड्स फाइनेंशियल पर रखने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से समझें क्योंकि ये इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। पहले थोड़ा रुककर सोचते हैं, पैसा आखिर है क्या? बहुत से लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन असलियत में पैसा सिर्फ एक भरोसे का खेल है। पैसा एक ऐसा वादा है जो सरकार और बैंक आपस में मिलकर करते हैं कि इस कागज को लो और बदले में कुछ ले लो। इस वादे पर जब तक सब भरोसा करते हैं तब तक सिस्टम चलता है, लेकिन जब ये भरोसा टूटता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब रुपया गिरता है, जब बैंक डूबते हैं, तब असलियत सामने आती है। और भारत में ये असलियत नई नहीं है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद से रुपया लगातार गिर रहा है। 17 रुपये से 90 रुपये तक पहुंचने में 34 साल लगे, यानी औसतन हर साल लगभग 4.5% की गिरावट। और अब 2025 में ये रफ्तार और तेज हो गई। रुपया करीब 5.5% गिरा और ये एशिया की सबसे कमजोर परफॉर्मिंग करेंसी बन गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है। अब आते हैं उस कोर आइडिया पर जो आज की इस पूरी बात का केंद्र बिंदु है। इतिहास गवाह है, जब भी मॉनेटरी सिस्टम कमजोर हुआ है, दो तरह के लोग रहे हैं। पहले वो जिनकी पूरी जिंदगी कागजी दौलत पर टिकी थी, बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरे वो जिनके पास असली चीजें थीं, जमीन, हुनर, खाना उगाने की ताकत, औजार। अब आप खुद सोचिए, भारत में जब 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था तब किसने सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई? वो लोग जो शहरों में थे, जिनकी नौकरियां थीं, जो इम्पोर्टेड गुड्स पर निर्भर थे, वो तबाह हो गए। और गांव में जो किसान अपनी जमीन जोत रहा था, जिसका गेहूं खेत पर था, उस पर असर हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं। यही पैटर्न आज फिर दिखने वाला है, बस फॉर्म थोड़ा अलग है। आज की तारीख में देखिए क्या हो रहा है। रुपये ने इस साल अब तक 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है और ये एशिया की सबसे बुरी परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया एक नेट एनर्जी इंपोर्टर है और सर्जिंग ऑयल प्राइस की वजह से ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इस साल इंडियन स्टॉक से रिकॉर्ड $23 बिलियन निकाल लिए हैं। यह पैसा कहाँ गया? डॉलर एसेट्स में। क्यों? क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो कैपिटल असली की तरफ भागता है, और जब FII पैसा निकालते हैं तो रुपया और गिरता है, और जब रुपया गिरता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लायंसेस महंगे होते हैं, और एडिबल ऑयल जो भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है उसके दाम भी चढ़ते हैं। यह एक चक्र है जो आम आदमी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। अब यहाँ रुकिए और मुझे बताइए, आपके घर में इस वक्त कितनी रियल वैल्यू है? मतलब अगर कल बैंक बंद हो जाए, 15 दिन के लिए ATM काम ना करे, तो आपके पास क्या है जो आपको और आपके परिवार को जिंदा रखेगा? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताइए। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही तय करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। देखिए, भारत में एक दिलचस्प बात है जो दुनिया के किसी और देश में इतनी गहरी नहीं है, और वो है सोने से रिश्ता। हमारी दादी नानी ने हमेशा कहा, बेटा सोना रख। लोग उन्हें पुराने जमाने की सोच वाले बोलते थे, लेकिन फाइनेंस का सबसे बड़ा सबक यही है, वो सही थी। सोने की कीमत US डॉलर में तय होती है, इसलिए जब रुपया 10% गिरता है तो सोने की INR कीमत भी ऑटोमेटिकली लगभग 10% बढ़ जाती है। यानी जब सिस्टम कमजोर पड़ा, सोने ने आपकी रक्षा की। यही रियल एसेट का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए आज के माहौल में 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड, ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में रखना स्टैंडर्ड हेज माना जाता है। लेकिन सोना सिर्फ एक उदाहरण है, रियल एसेट्स की कैटेगरी बहुत बड़ी है।
रियल एसेट्स का मतलब सिर्फ सोना या जमीन नहीं है। रियल एसेट वो हर चीज है जिसकी वैल्यू उस वक्त भी बनी रहती है जब करेंसी का भरोसा टूट जाता है। जमीन का एक टुकड़ा, चाहे वो गांव में हो या शहर के आउटस्कर्ट्स में, उसकी वैल्यू पेपर से नहीं, उसके उपयोग से है। एक हुनर, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, फार्मिंग, कोडिंग, हेल्थ केयर, ये सब रियल एसेट्स हैं क्योंकि इन्हें कोई बैंक फेलियर नहीं छीन सकती। एक छोटा बिजनेस जो लोकली ऑपरेट करता हो, जिसकी सप्लाई चेन 2 गांव के दायरे में हो, वो उस एमएनसी से ज्यादा स्टेबल होता है जो डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलती है। और अब जो हो रहा है उसे ध्यान से देखें। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 45 मंथ लो पर आ गई है पीएमआई गेज पर। सर्विसेज हायरिंग कॉशियस हो गई है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। और अब अर्बन एम्प्लॉयर्स जो 2023-24 में ग्रोथ ड्राइव कर रहे थे, अब वेट एंड वॉच मोड में हैं। मार्च 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 5.1% पर पहुंच गई। अक्टूबर 2025 के बाद सबसे ऊंचा लेवल। ये नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्रैक्स आ रही हैं। और यहाँ वो बात आती है जो शायद आप सोशल मीडिया पर नहीं सुनते, क्योंकि जो आवाज़ें ये सच बोलती हैं उन्हें दबाया जाता है। इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर्स सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, उनकी वीडियोज़ रेस्ट्रिक्ट होती हैं, अकाउंट्स फ्लैग होते हैं। सरकार चाहती है कि नैरेटिव कंट्रोल में रहे, लेकिन समझने वाले समझते हैं जब रुपया 83 से 97 पर आ जाए, जब पेट्रोल एक हफ्ते में 2 से 3 बार महंगा हो जाए, जैसा कि मई 2026 में हुआ। एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल 0.90 रुपया प्रति लीटर महंगा किया गया, तो ये ग्लोबल फैक्टर्स की आड़ में छुपाई जाने वाली असफलताएं भी हैं। भारत पर यूएस टैरिफ्स 50% हैं, ग्लोबली सबसे ज्यादा, जबकि आसियान देशों पर सिर्फ 16% और इंडिया यूएस ट्रेड डील की कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये कंपेटिटिव नुकसान है जो सीधे जॉब्स और एक्सपोर्ट्स को मार रहा है। और जब एक्सपोर्ट्स मरते हैं, रुपया गिरता है, और जब रुपया गिरता है, आपकी सेविंग्स की रियल वैल्यू घटती है। ये साइकिल है, इसे समझना जरूरी है। तो अब ऑप्शन क्या है? देखिए, मैं यहाँ पैनिक फैलाने नहीं आई, मैं यहाँ हूँ एक ऑनेस्ट फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन के लिए। 2026 में इन्फ्लेशन 4.5% तक जाने का अनुमान है, एपेक्स देशों में सबसे ज्यादा, और इसकी वजह है फ्यूल और इनपुट कॉस्ट का बढ़ना। इसका मतलब है कि अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एफडी या सेविंग्स अकाउंट पर टिका है, तो आप टेक्निकली पैसा बना नहीं रहे, आप पैसा खो रहे हैं। रियल रिटर्न नेगेटिव है। तो स्ट्रैटेजी क्या हो? पहला, रियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट करें। गोल्ड ईटीएफ या एसजीबीएस में 10 से 15% एलोकेशन करें। दूसरा, अपने हुनर में इन्वेस्ट करें। तीसरा, लोकली ग्राउंडेड एसेट्स देखें, वो बिजनेस, वो जमीन, वो स्किल्स जो डॉलर वीकनेस या रुपी क्रैश से इंडिपेंडेंट हों। चौथा, आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर नजर रखें, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा। इनकी रेवेन्यू डॉलर में है लेकिन रिपोर्ट रुपीज में होती है, इसलिए हर आईएनआर वीकनेस इनके मार्जिन्स को बूस्ट करती है। और पांचवां, और ये सबसे जरूरी है, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, क्योंकि जिस दिन आप सिस्टम को समझ लेते हैं, उस दिन सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अगर आप सेफ फंड्स फाइनेंशियल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं करती। हम डेटा लाते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं और आपको वो फाइनेंशियल लेंस देते हैं जिससे आप खुद डिसाइड कर सकें। और आखिर में एक सवाल, आपने अब तक किस रियल एसेट में इन्वेस्ट किया है? गोल्ड, लैंड, स्किल, बिजनेस? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका जवाब शायद किसी और के लिए भी सबसे बड़ा लेसन हो। 2 साल पहले $1 की कीमत 83 रुपया थी, आज वो 97 रुपया के पार है, यानी 14% की गिरावट सिर्फ 2 सालों में। ये नंबर्स नहीं हैं, ये आपकी सेविंग्स का साइलेंट इरोजन है, और इसे रोकना है तो आपको पेपर से रियल की तरफ सोचना शुरू करना होगा अभी। अब सुनिए, यहाँ से बात और गहरी होती है कि कौन से एसेट्स काम आते हैं जब मॉनेटरी सिस्टम टूटता है। लेकिन असली सवाल तो ये है, आज मई 2026 में, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बात है या ये पैटर्न अभी इसी वक्त आपकी आंखों के सामने दोहराया जा रहा है? भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल 2026 में 5.2% पर पहुंच गई है, अक्टूबर 2025 के बाद सबसे ऊंचा लेवल। और ये डिटेरियोरेशन डायरेक्टली लिंक्ड है उन मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड से जो पर्शियन गल्फ में कमर्शियल वेसल फ्लोज रुकने की वजह से एनर्जी प्राइसेस के सर्ज के बाद रुपए को कमजोर कर रहे हैं। और MES एनालिटिक्स ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2026 में 7% तक जाएगी, जबकि इन्फ्लेशन 4.5% तक पहुंचेगी, जो एपेक्स पीयर्स कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। ये नंबर सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं है, यह आपके घर की रसोई में प्रवेश कर गई है, आपके किराने के थैले में है, आपकी EMI के बोझ में है। इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट वेजेस,
बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ने मास कंजम्पशन डिमांड को बुरी तरह कमजोर किया है। फूड, फ्यूल, हाउसिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन सबके दाम बढ़े हैं, लेकिन वेजेस उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। तो जो पैटर्न पार्ट 1 में था, वो रियल एसेट्स वर्सेस पेपर एसेट्स का बाइफर्केशन, वो आज इस देश में भी हो रहा है, और इसे समझना आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल जरूरत है। अब एक बात और, इंडिया में आज के वक्त हाफ ऑफ ऑल ग्रेजुएट्स को अनएम्प्लॉयबल माना जाता है। जरा रुकिए इस पर। एक बच्चा 16 से 17 साल पढ़ता है, लाखों रुपए फीस भरे जाते हैं, फैमिली सब कुछ दांव पर लगाती है, और नतीजा सिस्टम कहता है ये काम का नहीं। ये एक ऐसी इकोनॉमिक रियलिटी है जिस पर हमारे बड़े बड़े नेता और पॉलिसी मेकर्स कभी खुलकर बात नहीं करते। 2025 एवं 26 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और 2026 एवं 27 के बजट में डेवलपमेंट स्कीम्स में ड्रास्टिक कट्स आए हैं, और स्किल डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर पर फोकस के बावजूद वुमेन और इनफॉर्मल वर्कर्स अभी भी लो इनकम्स और इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। जनता की आवाजें उठती हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन जो सच बोलता है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। समझने वाले समझते हैं। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आप ये पैटर्न देखें, इसलिए ये कन्वर्सेशन सेव फंड्स फाइनेंशियल पर होती है, क्योंकि यहाँ हम डेटा के साथ, सच के साथ खड़े हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यही वो वक्त है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जानकारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आते हैं उन एडवांस स्ट्रैटेजीज पर जो पार्ट 1 में नहीं थी। पहली बात, हुनर को फिर से परिभाषित करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हुनर मतलब कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, बढ़ईगिरी, सिलाई, लोहारगिरी, लेकिन आज 2026 में रियल स्किल की परिभाषा बदल गई है। एक इलेक्ट्रीशियन जो सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकता हो, एक प्लम्बर जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना सकता हो, एक फार्मर जो नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स जानता हो, ये लोग किसी भी MBA ग्रेजुएट से ज्यादा क्राइसिस प्रूफ हैं। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ तभी टिकाऊ होती है जब ऑर्डिनरी सिटीजन्स की परचेजिंग पावर बढ़े, और परचेजिंग पावर तब बढ़ती है जब आपके पास वो स्किल्स हों जिनकी मांग सिस्टम के बाहर भी हो। आज राजस्थान के एक गांव में एक आदमी जो सोलर पंप रिपेयर करता है, उसकी वैल्यू उस IT इंजीनियर से ज्यादा है जो घर बैठकर एक मल्टीनेशनल के लिए स्प्रेडशीट बनाता है, क्योंकि अगर बिजली गुल हो जाए, डॉलर डिनोमिनेटेड रिमोट जॉब बंद हो जाए, तो सोलर पंप रिपेयर वाले की मांग फिर भी रहेगी। दूसरी बात, कम्युनिटी नेटवर्क को सिर्फ सोशल कॉन्सेप्ट मत समझिए, इसे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह देखिए। कोविड के दौरान रूरल इंडिया में वस्तु विनिमय प्रणाली की वापसी हुई। लोगों ने वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एक्सचेंज किए, किराना स्टोर्स ने वीट के बदले एसेंशियल्स दिए, और जिनके पास गुड्स नहीं थे उन्होंने फिजिकल लेबर दी। रूरल इंडिया में वस्तु विनिमय प्रणाली सदियों से चलती आई है। असम में तो जॉनवील मेला नाम का फेयर 500 साल से इसी परंपरा को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि रूरल इंडिया सिटीज की तरह सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं है, पास गुड्स नहीं थे, उन्होंने फिजिकल लेबर दी। रूरल इंडिया में वस्तु विनिमय प्रणाली सदियों से चलती आई है। असम में तो जॉनवील मेला नाम का फेयर 500 साल से इसी परंपरा को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि रूरल इंडिया सिटीज की तरह सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं, वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, और रूरल सोसाइटीज ट्रस्ट पर टिकी हैं। यह सुनकर आपको पुरानी बात लग सकती है, लेकिन ये सबसे एडवांस्ड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अगर आपके मोहल्ले में 10 घर हैं और हर घर के पास एक अलग स्किल है, एक के पास मेडिकल नॉलेज, एक के पास गार्डनिंग, एक के पास व्हीकल रिपेयर, और अगर ये 10 लोग आपस में एक इनफॉर्मल एक्सचेंज नेटवर्क बना ले, तो वो किसी भी बैंक फेलियर से ज्यादा सिक्योर हैं। क्या आपके आसपास ऐसा कोई नेटवर्क है? कमेंट में जरूर बताइए। तीसरी बात, गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी मत समझिए। दिसंबर 2025 में भारत में 68% गोल्ड लोन रूरल और सेमी अर्बन एरिया से ओरिजिनेट हुए। यूपी, MP, राजस्थान जैसे स्टेट्स में गोल्ड लोन्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई, और एवरेज लोन अमाउंट्स 2023 के अंत से 2025 के अंत तक लगभग 1.8 गुना बढ़ गए। यानी रूरल इंडिया पहले से जानती है कि फिजिकल गोल्ड एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। शहरी इंडिया अभी ये सीख रही है। लेकिन यहाँ एक लेयर और है, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इनका फायदा ये है कि आपको फिजिकल स्टोरेज का झंझट नहीं, और जब रुपया गिरता है तो इनकी INR वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये पैसिव हेज है, आप कुछ नहीं करते, लेकिन रुपए की कमजोरी आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती है। 10 से 15% एलोकेशन यहाँ रखना स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है, लेकिन आज की तारीख में ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। चौथी बात, और ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल है, अपनी डिपेंडेंसी मैप बनाइए। एक कागज उठाइए आज, अभी, और लिखिए आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो तभी काम करती हैं जब सिस्टम काम करे। इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हो, मोबाइल नेटवर्क पर, बैंक ट्रांजैक्शन पर, फ्यूल सप्लाई पर। अब दूसरी कॉलम बनाइए, कितनी चीजें हैं जो बिना सिस्टम के भी काम करेंगी। ज्यादातर अर्बन इंडियंस के लिए दूसरी कॉलम लगभग खाली होगी। यही वल्नरेबिलिटी है। इंडिया की इकोनॉमी एक्सटर्नल शॉक्स के लिए बेहद वल्नरेबल है। इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी एक सबसे बड़ी कमजोरी है।
और राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और फिस्कल प्रेशर को डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं। यानी सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल इवेंट जो हो भी रहा है मिडिल ईस्ट में, और आपकी पूरी डेली लाइफ की कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल जाती है। इसका जवाब क्या है? ऑटोनॉमी बढ़ाइए। बालकनी में या टेरेस पर एक छोटा किचन गार्डन शुरू कीजिए। टोमेटोज, कोरिएंडर, मिंट, ग्रीन चिली। ये हॉबी नहीं है, ये आपकी डिपेंडेंसी मैप को थोड़ा छोटा करने का पहला कदम है। 5वीं बात, प्रोडक्टिव एसेट्स और कंजम्पटिव एसेट्स का फर्क समझिए। इंडिया में एक कॉमन मिडिल क्लास हैबिट है, हम एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, ब्रांड न्यू कार्स लेते हैं ईएमआई पर। ये सब कंजम्पटिव एसेट्स हैं। इनकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती है और इन्हें चलाने के लिए हर महीने कैश चाहिए। प्रोडक्टिव एसेट वो है जो आपके लिए वैल्यू जनरेट करे बिना आपके एक्टिव एफर्ट के। एक रेंटल प्रॉपर्टी, छोटी भी सही, एक एसजीबी जिस पर 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिले, एक स्किल जिसके लिए लोग आपको पे करें चाहे आपकी डे जॉब जाए। एक एमएसएमई, माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज के पास इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हल करने की ताकत है। इंडिया के 6.3 करोड़ एमएसएमईएस में से 90% से ज्यादा माइक्रो सेगमेंट में हैं। यानी स्मॉल शुरुआत करना कोई कमजोरी नहीं। ये सबसे प्रूवन इंडियन मॉडल है। एक छोटी दुकान, एक होम बेस्ड सर्विस, एक लोकल प्रोडक्शन यूनिट। ये आपकी डिपेंडेंसी मैप को और कमजोर करते हैं। छठी बात, और ये मैं शेफाली की तरफ से पर्सनली कह रही हूँ, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री ही सबसे बड़ा रियल एसेट है। जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं। नवंबर 2025 में आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमी को सी ग्रेड दिया, ये कहते हुए कि इंडियन नेशनल अकाउंट्स और इन्फ्लेशन डेटा इनफॉर्मल सेक्टर और लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न्स को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर रही। यानी जो ऑफिशियल फिगर्स आप देखते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है। असली तस्वीर वो है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। अप्रैल 2026 में इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 3.48% थी और फूड इन्फ्लेशन 4.2% तक पहुंच गई। यानी जो आप बाजार में महसूस कर रहे हैं वो ऑफिशियली 3.48% है, लेकिन जमीनी हकीकत में कहीं ज्यादा। ये वही स्प्लिट है ऑफिशियल नैरेटिव और रियल इकोनॉमी के बीच, और जो इस स्प्लिट को समझ ले वो सही डिसीजन ले सकता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, अभी एक्शन लीजिए। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत कीजिए। भारत में एक कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम सोचते हैं जब थोड़ा और सेव हो जाएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन रुपए की कमजोरी और मिडिल ईस्ट की वॉर से फ्यूल कॉस्ट सर्ज हो रही है। ये वेट करने का वक्त नहीं है। आज का एक छोटा सही कदम, एक एसजीबी खरीदना, एक स्किल कोर्स ज्वाइन करना, एक टेरेस गार्डन शुरू करना, एक कम्युनिटी नेटवर्क बनाना, ये सब मिलकर आपकी वो रियल एसेट्स की दीवार बनाते हैं जो तब खड़ी रहती है जब पेपर सिस्टम हिलने लगता है। रूरल इंडिया में डाइवर्सिफाइड इनकम, स्ट्रॉन्ग गोल्ड लोन कोलैटरल और बम्पर रबी क्रॉप ने प्रूव किया है कि मल्टीपल बफर्स होने पर शॉक एब्जॉर्प्शन होती है। यही लेसन है जो अर्बन इंडिया को लेना है। ये हिस्ट्री की ऑटोप्सी नहीं है, ये आज की डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस का मतलब है ट्रीटमेंट शुरू करना अभी। ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू सो मच।